अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS मेंटोर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जिसमें हम डेली न्यूज पेपर में आने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो भी आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त का करंट अफेयर्स। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े संग्रहालय क्या नाम है? युग योगीन भारत संग्रहालय। युग योगीन भारत संग्रहालय की स्थापना में भारत की सहायता कौन सा संप्रभु देश कर रहा है? आपको पता होगा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हमारे सेक्रेटरिएट के थे, उनको मिला के एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी देश हमारी सहायता कर रहा है बताइए आप लोग? इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान। कौन सा देश हमारी सहायता कर रहा है? फ्रांस। कौन सा देश हमारी सहायता कर रहा है? फ्रांस। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 इसको किसमें कितने थीम में डिवाइड किया गया है? 8 जो है थीमेटिक, 8 थीमेटिक सेगमेंट में इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस युग युगीन भारत म्यूजियम को। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कह रहा पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, जो भी पहला है उसको जरूर याद रखना है। क्या कह रहा है कि पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, देखिए आप कौन से बताइए आप लोग? स्वप्निल कुशाले, अंजलि भागवत, सुमा सिरूर, जयदीप करमाकर। कौन बने हैं? कौन बने हैं? स्वप्निल कुशाले। कौन बने हैं? स्वप्निल कुशाले। कौन बने हैं? स्वप्निल कुशाले। क्या कह रहा? हु हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द इनऑग्रल इंडियन टू सिक्योर अ मेडल इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट एट द सपर ओपनिंग। कौन से बने हैं? स्वप्निल कुशाले। ठीक है, और चीज देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार क्या हुआ? इंडिया 3 मेडल जीता है। 3 मेडल जीता है एक ही स्पोर्ट में। आपको पता होगा कि जो हमने राइफल में, जो शूटिंग में 3 पदक, ये तीसरा पदक जीता। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, नाम इसके पहले वीडियो में। ये तीसरा पदक है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं एक ही स्पोर्ट में और सेम ओलंपिक में। तो सेम ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाला, एक ही स्पोर्ट में 3 पदक जीता है, यह पहली बार इंडिया ने जीता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, याद रखना है। और ये हमारे पहले भारतीय कौन बने हैं? 50 मीटर राइफल में जीतने वाले, इवेंट में पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि सेना में मेडिकल सर्विसेज के निर्देशक जनरल के रूप में हमें नियुक्त की गई जाने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? क्या कह रहा? हु हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द इनऑग्रल फीमेल अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। कौन सी पहली नियुक्त की गई महिला कौन सी है बताइए आप लोग? लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितर, लेफ्टिनेंट जनरल सुमन शर्मा, फिर आगे कौन सा? साधना सक्सेना नायर, फिर आगे NK सिंह। बताइए आप लोग कौन सी हैं? कौन सी हैं? लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर, लेफ्टिनेंट जनरल सुमन शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना और लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह। कौन सी हैं बताइए आप लोग? कौन सी हैं? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना बन गई हैं पहली महिला जिन्हें जो है सेना में मेडिकल सर्विसेज के निर्देशक जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? क्या कह रहा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, किसको किया गया बताइए? कैलाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला, सुरेश पचौरी और गोलू शुक्ला राकेश। किसको किया गया है बताइए आप लोग? संजय शुक्ला जी को किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया किसका? नेशनल हाउसिंग बैंक का। तो देख लेते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। ये नेशनल हाउसिंग बैंक, अब नेशनल हाउसिंग बैंक कब स्टेब्लिश की गई थी? स्टेब्लिश की गई थी 1987 में। इसको स्टेब्लिश किया गया था अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 1987 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसको कौन ओन करता है? इट इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी के अंदर जो हाउनेंस, इसका क्या काम है? मेन क्या है? जो भी हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
जो भी हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट करना, उनको रेगुलेट करना, ठीक है, उन पर निगरानी रखना, ठीक है, उन पर निगरानी रखना इसका काम है, ठीक है, मेन काम। और क्या कह रहा है, इसी के द्वारा एक और इंडेक्स है, रेसिडेक्स इंडेक्स। ये क्या करता है, क्या करता है, जो भी हाउसिंग प्राइस, किसको डेवलप किया गया, इसी ने, किसने डेवलप किया इसको, नेशनल हाउसिंग बैंक ने इसको डेवलप किया। इससे क्या करता है जो ये बैंक, क्या करता है, जो हाउसिंग प्राइसेज हैं डिफरेंट सिटी, जो डिफरेंट सिटीज में जो भी हाउसिंग प्राइसेज हैं उनको उनको देखता है, उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं उनको देखता है। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं उनमें हाउसिंग प्राइसेस के, हाउसिंग जो रेट है प्राइसेस में उसको क्या चेंज आ रहा है उनको ये देखता है, ठीक है, उस पर ये निगरानी रखता है, ठीक है, ये ट्रैक करता है उसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि कौन सा भारतीय शहर हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग प्राप्त करने वाला नवीनतम शहर बना है, जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने प्रदान किया है, ठीक है। विच इंडियन मेट्रोपोलिस हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिजिग्नेशन, कौन सा डिजिग्नेशन, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिजिग्नेशन बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। किसको डिजिग्नेशन की दिया गया है बताइए आप लोग, कश्मीर, लेह, लद्दाख, मनाली, किसको दिया गया है, कश्मीर को, किसको दिया गया है, कश्मीर को। तो देख लेते हैं हम लोग, आपको पता होगा कश्मीर किस लिए फेमस है, आपको यही पता होना चाहिए, कश्मीर चौथा चौथा सिटी बन गया है जिसको ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। 4 सिटी है, बाकी 3 कौन कौन से हैं, एक है राजस्थान, एक है सॉरी एक है जयपुर राजस्थान में, एक है जयपुर, और दूसरा है मामल्लपुरम, और तीसरा है मैसूरू, ठीक है, ये याद रखना है। और कश्मीर को क्यों मिला है आपको पता होगा, यहाँ पे जैसे कि एक इसका बहुत फेमस जैसे पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल हो गया, कारपेट्स हो गए, के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या मिला, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग मिला है, ठीक है। ये चौथा सिटी है, बाकी 3 सिटी कौन से हैं, जयपुर है, मामल्लपुरम है, मैसूर है, ठीक है। और मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटका में, आपको पता होगा, और मामल्लपुरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं, जैसे जयपुर, जयपुर किस लिए फेमस है, जयपुर किस लिए फेमस है, मीना, जो मीनाकारी जो ज्वेलरी होती है उसके लिए फेमस है, और गोट्टा पट्टी एक वर्क होता है, ये भी आपको लिख लेना है, गोटा पट्टी पर वर्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। और जैसे मैसूर, ठीक है, और ये मैसूर किस लिए फेमस है, जैसे किसके लिए, किन्नार पेंटिंग के लिए, किन्नार पेंटिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए फेमस है, ठीक है। और कौन सा पला, जैसे मामल्लपुरम, मामल्लपुरम तो आप लोगों को पता होगा कि मामल्लपुरम किस लिए फेमस है, मामल्लपुरम किस लिए फेमस है, स्टोन कार्विंग के लिए, किसके लिए फेमस है, स्टोन कार्विंग के लिए फेमस है, ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने देखा। और देखते हैं जैसे कि ये सब आपको नोट डाउन करते जाना है, और क्या है, और किसके बारे में जान लेते हैं, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल है इसके बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में। इसको कब फाउंड किया गया, इसको कब बनाया गया, 1964 में। और इसी के तहत जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो टैग दिया जाता है, ये प्रोग्राम है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम कब चलाया गया था, 2014 में। तो हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी, आप कुछ नोट करते जाना है कि जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंटरनेशनल है उसको कब बनाया गया, 1964 में, इसी ने प्रोग्राम लॉन्च किया 2014 में, जिसके तहत जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग दिया जाता है। अभी किसको टैग दिया गया, कश्मीर को, और ये चौथी सिटी है जिसको ये टैग मिला, बाकी हमने देखा, ठीक है, जयपुर, मामल्लपुरम और मैसूर। जयपुर में क्या फेमस है, मैसूर में क्या फेमस है, मामल्लपुरम जैसे स्टोन कार्विंग के लिए फेमस है। तो हमने चीजें देखी, सब चीजों को नोट डाउन करते हुए जाना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आपको और एक चीज रखना चाहिए कि 2021 में
2021 में जो श्रीनगर है, इन 2021 श्रीनगर को जो क्रिएटिव सिटी डिक्लेयर किया गया था अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। दो 2021 में श्रीनगर को एक क्रिएटिव सिटी के रूप में भी डिक्लेयर किया गया था, रिकॉग्निशन मिली थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित थे? क्या कह रहा है? अंशुमान गायकवाड़ हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड? बताइए आप लोग। फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, किससे बिलोंग करते थे ये? क्रिकेट से। और किसके लिए जाने जाते हैं? इनको जो है एक अवार्ड है 2018 में आपको पता होगा, जो बीसीसीआई का सबसे बड़ा अवार्ड है सीके नायडू जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दो 2018 में इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, जो कि बीसीसीआई का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। ये जो क्रिकेट में जो सब में जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए, जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन देता है? बीसीसीआई देता है। बीसीसीआई का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रहा है? क्या कह रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? बताइए कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है? कौन देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और एक चीज याद रखना चाहिए, कहां पे होगा ये? तमिलनाडु और, दो फेज में होगा, तमिलनाडु और राजस्थान में होगा। और आपको ये भी रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज होगी जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये कहां पे होगी? तमिलनाडु और राजस्थान में होगी। ये अभी तक की लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज होगी जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें लगभग 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। लगभग 51 कंट्रीज आर इनवाइटेड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक का पद किसने संभाला है? बताइए आप लोग। शौकीन चौहान, विकास लखेरा, सुखदीप सांगवान, प्रदीप चंद्रन। किसने किया है? विकास लखेरा जी ने किया है। वो क्या बन गए हैं? असम राइफल्स के नए महानिदेशक, ठीक है। तो जान लेते हैं असम राइफल्स के बारे में। आपको पता होगा कि ये सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। कौन सी? असम राइफल्स। असम राइफल्स ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 1835 में स्टेब्लिश किया गया था। इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन का वॉच डॉग भी बोलते हैं, प्रहरी भी बोलते हैं, वॉच डॉग ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वॉच डॉग ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का वॉच डॉग भी बोला जाता है, प्रहरी, नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रहरी भी बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय ने एससी और एसटी आरक्षण से संबंधित ईवी चिन्नैया निर्णय को पलट दिया है? हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जिसने जो ईवी चिन्नैया वर्सेज आंध्र प्रदेश था, जो केस था 2004 का, उसको उलट दिया। इसमें क्या था? ईवी चिन्नैया में कि इन्होंने क्या कहा था? एससी जो एसटी हैं वो एज अ एक होमोजीनस ग्रुप के रूप में इसने कंसीडर किया था। किसने? जो ईवी चिन्नैया है, उन्होंने कहा था कि जो, जैसे इसने क्या कहा है, जैसे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि
क्या सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग क्या है बताइए? क्या डेटाबेस सब क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स अलाउड, एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, डेटा आधारित उपवर्गीकरण, विशेष लाभ की अनुमति, सुरेश पचौरी और राजनीतिक विचार। क्या कह रहा है? डेटा आधारित उपवर्गीकरण। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है कि जैसे ओबीसी में होता है कि जो सब क्लासिफिकेशन होता है, जैसे उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो जो भी एससी में भी है, एससी में भी सब क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। अभी तक क्या था जो इस डिसीजन में ईवी चिन्नैया ने कहा था सब क्लासिफिकेशन को इन्होंने मना किया था। कहा ये इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उन्होंने एक होमोजीनस, एक जो है होमोजीनस ग्रुप में कंसीडर किया था। और कहा था कि एससी में रिक्लासिफिकेशन जो सब क्लासिफिकेशन है उसको नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बदल दिया और कहा कि एससी में भी सब क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, और जो भी ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनको इस रिजर्वेशन ब्रैकेट से बाहर किया जाना चाहिए, जैसे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि इसको हम देखेंगे जब उसमें रिजर्वेशन कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उसको हम डिटेल से बात करेंगे उसमें। ठीक है, पॉलिटिकल सेगमेंट में आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए विस्तारित मूल्य निगरानी, क्या कह रहा है, एक्सपेंडेड प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? निगरानी की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, सीपीआई भार कम करना, कम केंद्रों में डेटा एकत्र करना, और खाद्य कीमतों को स्थिर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। क्या है इस मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य? खाद्य कीमतों को स्थिर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। किसका उद्देश्य? ये जो रिवाइव जो एक्सपेंडेड प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या है कि स्टेबलाइज करना फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करना और कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। तो देख लेते हैं पीएमएस को। ठीक है, अभी तक कितनी कमोडिटीज थी पीएमएस के अंतर्गत? कितनी थी प्राइमेस इसके अंतर्गत? पहले थी 22, अब 18, अब 16 और ऐड कर देंगे, टोटल हो गई हैं, टोटल 38 कमोडिटीज की है। पीएमएस क्या करता था? जो डेली बेसिस पे जो भी कमोडिटीज है उनका 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 मॉनिटर करता था। आप कितनी करेगा? 38 कमोडिटीज की मॉनिटरिंग करेगा, डेली प्राइस मॉनिटरिंग करेगा 38 कमोडिटीज की। जिससे क्या होगा कि जो खाद्य कीमतें हैं उसमें मॉनिटर करेगा तो उसमें स्थिरता बनी रहेगी और जो मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में रहेगी, जो कि इस समय हाल ही में बहुत बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारा गोल था 6+-2 वो भी ब्रीच कर गया। ठीक है, 4+-2। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वर्ल्ड ऑफ द डे। भारत में देखते हैं कि मैंग्रोव्स के बारे में बात कर रहा है। ये मैंग्रोव्स के बारे में क्या कह रहा है? मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा प्रकार है। कहाँ पाए जाते हैं? तट में। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा प्रकार है और कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सा रीजन? तटीय। ठीक है, कौन सा रीजन? कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम का पार्ट है। और क्या कहता है? दीज इकोसिस्टम्स, ये जो इन पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता खारे पानी। ठीक है, खारे पानी, ज्वार का उतार चढ़ाव होगा। जहां पे भी तट होंगे वहां पे क्या होगा? खारा पानी, ज्वार का उतार चढ़ाव होगा, कीचड़ वाली जगह होगी, ऑक्सीजन रहित मिट्टी। ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन पुअर सॉइल्स होगी, जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता होती है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? जैसे कि खारे पानी, इसमें जैसे तंतु विशेष खारे पानी से करने के लिए, जैसे इसमें खारे पानी ज्वार के उतार चढ़ाव के लिए इनके स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। होते हैं। ठीक है, और जो खारे पानी से लड़ने के इनकी पत्तियां कई बार जो साल्ट होता है उसको पत्तियों के माध्यम से निकाल देती हैं। कई बार सॉल्ट रेसिस्टेंट इनकी जो है वो भी होती हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स भी होती हैं। ठीक है, उससे लड़ने के लिए ये विशेषता, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब। खारे पानी से लड़ने के लिए, उतार चढ़ाव लड़ने के लिए। और इनकी एक क्वालिटी होती है वीवीपैरिटी। जो वीवीपैरिटी मोड ऑफ
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जो इनके सीड्स हैं वो पेड़ में लगे, जो उनका रिप्रोडक्शन है वो उसकी पेड़ में ही होता है। नॉर्मली नीचे गिर के इस जमीन पे गिरेंगे फिर रिप्रोडक्शन होगा, वैसे ना होके इनका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो विविपाइटी उसको बोलते हैं कि वो पेड़ में ही वहीं पे ही सीड्स वहां पे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 0.15% है। ठीक है, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो रीजन है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है, सुंदरबन है। ठीक है, और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सुंदरबन। ठीक है, बिसाइड द सुंदरबन द अंडमान रीजन, इसके अतिरिक्त कौन सा है सुंदरबन के अलावा, जैसे अंडमान क्षेत्र, गुजरात का कच्छ रीजन और जामनगर क्षेत्र में भी पर्याप्त मैंग्रोव कवर है। तो मैंग्रोव कवर कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा तो हो गया सुंदरबन, इसके अलावा अंडमान क्षेत्र हो गया, फिर गुजरात का कच्छ और जामनगर क्षेत्र भी हो गए। ठीक है, ठीक है, इसको और चीज जान लेते हैं कि 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ताइवान स्टेट के बारे में कह रहा है ये, ताइवान स्टेट के बारे में कह रहा है ये, क्या कह रहा है, ताइवान स्टेट क्या बोलते हैं और भी क्या बोलते हैं, फार्मोसा स्टेट भी बोलते हैं इसको, क्या फार्मोसा स्टेट भी कहा जाता है। ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करने वाला 180 किलोमीटर चौड़ा जलडमरू मध्य है। ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, यह जलडमरू मध्य दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये रही ताइवान स्टेट। ठीक है, ये रही ताइवान स्टेट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यह जलडमरू मध्य दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे कि इसका सबसे सकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है, जो सबसे नरोवेस्ट पार्ट है वो कितना है, 130 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह लगभग 230 फीट 70 मीटर की गहराई तक पहुंचता है, और इसमें इसमें क्या कह रहा है कि पेस्काडोर्स द्वीप जो ताइवान सरकार द्वारा नियंत्रित है शामिल है। पेस्काडोर्स कहाँ पाया जाता है, इसी ताइवान स्टेट के पास में ही है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जो मुख्य मुख्य जो बंदरगाह कौन कौन से हैं, चीन में अमॉय और ताइवान में काओसियांग है। चीन में कौन सा, अमॉय और काओसियांग, जो ताइवान का जो एक मेन जो चीफ पोर्ट है। और क्या कह रहा है, इट इज द इनफॉर्मल डिवाइडिंग लाइन, ये जो है यह ताइवान जल डमरू मध्य में चीनी मुख्य भूमि और ताइवान के बीच अनौपचारिक विभाजन रेखा है। क्या कह रहा है, इट इज द इनफॉर्मल डिवाइडिंग लाइन इन द ताइवान स्ट्रेट बिटवीन द चाइनीज मेनलैंड एंड ताइवान के बीच में ये एक क्या कह रहा है कि चीन की मुख्य भूमि और ताइवान के बीच में एक अनौपचारिक विभाजन रेखा भी है। कौन सी, ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस क्विज में क्या है आज कि युग युगीन भारत संग्रहालय, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, हमने देख चुके हैं हम इसके पहले। उसी के संदर्भ में बताएं कि भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना कब शुरू की, सेंट्रल विस्टा परियोजना कब शुरू की। ठीक है, बताइए आप लोग कब शुरू की सेंट्रल विस्टा परियोजना, 2019, 2015, 2016, 2020, कब शुरू की, 2019 में। किसने स्टार्ट की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अर्बन अफेयर्स ने कब स्टार्ट किया, 2019 में। इसी के अंतर्गत ये संग्रहालय बनाना था। ठीक है, और नया जो तीसरा प्रोग्राम जो हमारा नया संसद बन रहा है उसी के अंतर्गत वो भी था विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। उसी संदर्भ में हमें बताएं कि ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन से पहले निशानेबाज था बताइए। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण। कौन से थे, अभिनव बिंद्रा जी थे। कौन से थे, अभिनव बिंद्रा जी। हमने इसके पहले के वीडियो में भी इन पे बात की थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, हम इसके पहले देख चुके हैं, चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। उसी संदर्भ में हमें बताया कि भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी। क्या कह रहा है कि भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए। आपको पता होना चाहिए, भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी,
गुंजन सक्सेना, लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन। कौन थी बताइए आप लोग, कौन थी? कौन थी? लक्ष्मी सहगल जी थी। भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी थी? लक्ष्मी सहगल जी थी। कौन थी? लक्ष्मी सहगल जी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी का पदभार संभाला। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि भारत में आवास वित्त का नियामक कौन है? क्या कह रहा है कि रेगुलेटर कौन है हाउसिंग फाइनेंस का? निगरानी कौन रखता है? हमने बताया था नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, और उसका रेगुलेटर कौन है? रेगुलेट करता कौन रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस का? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। फिर क्या कह रहा है? कश्मीर विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है। उसी संदर्भ में हमें बताएं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? हमने देखा था चौथा राज्य बन गया, बाकी तीनों भी डिस्कस किए थे। उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि जो यूटी है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? बताइए। सत्यपाल मलिक, जितेंद्र सिंह, मनोज सिन्हा, यशवंत सिन्हा। कौन है बताइए आप लोग, कौन है बताइए आप लोग, कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने 41 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी। भारत सरकार किस उद्देश्य से मेगा फूड पार्क की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है? ये थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। क्या है जो मेगा फूड पार्क है? उनको कब स्टार्ट किया गया था? 2008 और 9 में। क्या करना था? जो एग्री प्रोडक्शन है, जो भी कृषि जो प्रोडक्शन है, उसको मार्केट से लिंक कराना इसका उद्देश्य था। मेगा फूड पार्क का उद्देश्य था। अब उसी के उद्देश्य के बारे में क्या अवधारणा को बढ़ावा दे रही, क्या कह रहा है? अब इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या कह रहा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। मेगा फूड पार्क का उद्देश्य पूछ रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। बिल्कुल सही है। नाशवान वस्तुओं के प्रसंस्करण को बढ़ाना और अपव्यय को कम करना। बिल्कुल सही। फिर कह रहा है उद्यमियों को उभरती और पर्यावरण अनुकूल खाद्य प्रसंस्करण तकनीकें प्रदान करना। इसके अंतर्गत ये नहीं है टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर्स। ये प्रोविजन इसके अंतर्गत नहीं है। इसका क्या उद्देश्य है? इसके दो उद्देश्य हैं। टू प्रोवाइड फूड, जो मेन उद्देश्य है कि जो एग्री प्रोडक्शन को मार्केट से लिंक करना, उसी के रिस्पेक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। और क्या करना? टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स और रिड्यूस वेस्टेज को कम करना। ठीक है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है कि इमर्जिंग और इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो गए। ठीक है, 3 गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में राष्ट्रपति ने 6 नए राज्यपालों की नियुक्त की है और 3 अन्य में फेरबदल किया है। ठीक है, हमने पहले देखा इसके पहले वीडियोज में कि निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां किस राज्य के राज्यपाल को दी जाती हैं? किस राज्य के राज्यपाल को दी जाती हैं? ठीक है, देखते हैं कौन सी विवेकाधीन शक्तियां। इसको हम बहुत डिटेल में अपने पॉलिटी वाले सेक्शन में आराम से करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना। बिल्कुल, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। और दूसरा क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। यह भी एक इसका विवेकाधिकार शक्ति, जिसको अभी काफी कंट्रोवर्सी, काफी न्यूज में रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है कि कैसे जो है कई सारे स्टेट्स ने, चाहे वेस्ट बंगाल हो, सदर्न स्टेट्स हो, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसा वहाँ पे आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति उनके जो भी उनके बिल्स होते हैं उसको पहले तो विचार, उस पर कोई जवाब नहीं आता, कुछ पेंडिंग पड़े रहते हैं, फिर उसको विचारात करने के लिए राष्ट्रपति के वहाँ डाल देते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ याचिका दायर की गई है, उस पर विचार चल रहा है कि क्या इसकी एक टाइम लिमिट भी सेट कर देनी चाहिए। और भी बहुत सारी इश्यूज को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग है ये केस। ठीक है, तो ये भी इसकी विचार विवेकाधीन शक्ति है। तीसरा क्या है? राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। ये इसकी शक्ति है, ये बनाता है, लेकिन ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल आप देखेंगे अगर आपको पता होगा तो आर्टिकल 166 क्लॉज 3 में इसका जिक्र है
कि जो राष्ट्रपति जो है कामकाज के लिए संचालन के लिए नियम बनाएगा, लेकिन इसके विवेकाधीन शक्ति नहीं है। कहा गया है यहाँ पे इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं होगी, उसमें क्लियरली जो है दिया गया है। ठीक है, इसको हम बाकी उसमें जब गवर्नर पढ़ रहे होंगे अपने क्रैश कोर्स में तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक दो और तीन, कौन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, डी गलत हो गया। ए बी ए सी और डी गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि भारत में कृषि के संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी का निकट भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? उपयोग के बारे में पूछ रहा है। जब तो नॉर्मली जब उपयोग पे आता है कोई भी क्वेश्चन तो हम ऑल ऑफ द एबव कर देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी भी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो भी एप्लीकेशन होंगे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि जीनोम अनुक्रमण का उपयोग विभिन्न फसल पौधों में रोग प्रतिरोधकता और सूखा सहनशीलता के लिए आनुवंशिक मार्करों की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है? जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिसीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, ये सही कह रहा है। क्या कराएगा? अनुक्रमण जो उसके विभिन्न प्रकार के फसलों में रोग प्रतिरोधकता और सूखा सहनशीलता के लिए काम करेगा। ठीक है, और ये यह तकनीक फसल पौधों की नई किस्मों को विकसित करने के लिए आवश्यक समय को कम करने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग फसलों में मेजबान रोगजनक संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इसके तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी इसको हम साइंस टेक में जो हमारे टीचर लेके आएंगे बायोलॉजी सेक्शन, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।